सिस्टम कैसे वर्क करता है। आप लोगों का ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कंट्रोलिंग सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है ट्रैक्टर के। अभी बचा है हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आज हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम देखेंगे, कल इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखेंगे, देन हम लोग फिर ट्रैक्टर टेस्टिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, टिलेज इम्प्लीमेंट, टिलेज, ये सब देखेंगे। ठीक, तो आज देख लेते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम में। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक, देन पास्कल लॉ, बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम एलिमेंट्स एंड फंक्शंस, हाइड्रोलिक रिजर्वायर्स, हाइड्रोलिक पंप्स, हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर, ऑयल फ्लो सर्किट ऑफ आइसर ट्रैक्टर हाइड्रोलिक। उसके बाद डिसमेंटल व्यू ऑफ आइसर हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके साथ ही हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे हाइड्रोलिक लीवर्स कैसे ऑपरेट करना है, 3 पॉइंट लिंकेज क्या चीज होती है, उसमें क्या चीज हम लोग माउंट करते हैं, वो सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन मोशन। ठीक है, तो आप पहले ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ये वर्ड आता है तो आप देखते होंगे कि हाइड्रोलिक ट्रैक्टर में बहुत जगह यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक आता है, उसके बाद हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, और लास्ट में किसी किसी में हाइड्रोलिक क्लच भी आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेक हो गया, स्टीयरिंग हो गया, क्लच हो गया, उसके बाद क्या है आपका हाइड्रोलिक, जो पूरा पीछे 3 पॉइंट लिंकेज के लिए, किसी 3 पॉइंट लिंकेज को अप एंड डाउन करने के लिए, मतलब किसी इंप्लीमेंट को उठाने के लिए, गिराने के लिए, या फिर ड्राफ्ट चेंज करने के लिए जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी आपका हाइड्रोलिक ही है ना। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ये सब चीजें आती हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आपका ये इमेज देख पा रहे हो, ये रियर ट्रैक्टर की रियर साइड से लिया हुआ इमेज है। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हो ये 3 पॉइंट लिंकेज का इमेज है। इसी पे हम लोग इम्प्लीमेंट को अटैच करते हैं और उसी से हम लोग इम्प्लीमेंट को लिफ्ट करते हैं या फिर डाउन करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वही हम लोग आज पढ़ने वाले ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें 2 लोअर लिंक्स होती हैं, ये 2 लोअर लिंक है और एक टॉप लिंक होती है। ये पूरा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट लिंकेज। ओके, जो हाइड्रोलिक ये वर्ड जो है, ये 2 वर्ड से डिफाइन हुआ है। एक हाइड्रो मीन्स वाटर और दूसरा जो है एक ओलिक। ओलिक मीन्स ट्यूब या फिर पाइप। ठीक है, ये दोनों मतलब हाइड्रोलिक ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड था। ये हाइड्रो का मतलब था वाटर और ओलिक्स का मतलब था ट्यूब या फिर पाइप। मतलब ट्यूब या फिर पाइप में चलने वाला वाटर या फिर लिक्विड मान लो, उसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं। अब इसका मतलब कैसे आएगा वो भी हम लोग आगे समझ ही जाएंगे हम लोग। उसके बाद है पास्कल लॉ। तो जो हाइड्रोलिक जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक वर्क करता है। अब कैसे पास्कल लॉ क्या होता है, तो सबसे पहले समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक क्लोज कंटेनर ले लिया आपने, उस क्लोज कंटेनर के ऊपर आप ऊपर से प्रेशर बना रहे हो। ठीक है, एक क्लोज कंटेनर है, उसके ऊपर आप प्रेशर बना रहे हो। तो जो प्रेशर आप जितना प्रेशर बना रहे हो या फिर हाँ जो प्रेशर बना रहे हो वो प्रेशर आपके जो कंटेनर में जो लिक्विड होगा वो इक्वल इंटेंसिटी के साथ वो प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद वो जो प्रेशर आएगा वो जो कंटेनर रहेगा उस कंटेनर के राइट एंगल पे जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो फ्लूइड पे प्रेशर आ रहा है वो फ्लूइड जो होगा वो फ्लूइड इक्वल इंटेंसिटी के साथ ट्रांसफर होगा, और उसके साथ साथ ही वो उसके राइट एंगल पे, उसके सरफेस के राइट एंगल पे जाएगा। ये कहता है पास्कल लॉ। और इसी प्रिंसिपल पे आपका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम डिफाइन हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हाइड्रोलिक के, तो सबसे पहले एक रिजर्वायर होगा। रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद एक पंप की जरूरत पड़ेगी रिजर्वायर से उस फ्लूइड को आगे भेजने के लिए, सिलेंडर तक भेजने के लिए हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक पीआरवी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व। एक प्रेशर रिलीफ वाल्व की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिस्टम को हमें बचाना है। अगर मान लीजिएगा कहीं पे रुकावट आगे आ जाती है, तो रुकावट जैसे आ जाएगी तो सिस्टम में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। सिस्टम में प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ भी खराब हो सकता है या फिर कोई गैलरी फट सकती है, इतना प्रेशर हाइड्रोलिक का होता है। तो उस ऑयल का प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ खराब ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व देते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व की वजह से क्या होगा,
जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर रिलीज कर देगा, मतलब वो खुल जाएगा, सेकेंडरी कोई और गैलरी ओपन करके वहां से ऑयल को बाईपास कर देगा। इसीलिए हमें एक पीआरवी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक कंट्रोल वाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कंट्रोल वाल क्या काम करेगा, ये कंट्रोल वाल काम करेगा कि ऑयल का जो फ्लो है वो कौन से रास्ते पे भेजना है। कंट्रोल वाल का सिंपल वर्किंग होता है कि ऑयल का ये फ्लो कंट्रोल करता है, ये रास्ता मतलब कौन से रास्ते पे भेजना है, ये अभी राइट साइड में भेजना है, लेफ्ट साइड में भेजना है, या फिर कौन सी और गैलरी में भेजना है, ये तय करेगा आपका कंट्रोल वाल। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर रहेगा आपका पिस्टन, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन होने की वजह से ये सिलेंडर में आपका हाइड्रोलिक ऑयल आएगा, और ये ऑयल उसके अंदर पिस्टन को आगे या फिर पीछे धकाएगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। इतने हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। अभी यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे एक बेसिक कंपोनेंट्स का एक इमेज है। एक मान लीजिएगा कि इसका फ्लो हम आसान फ्लो हम बता रहे हैं, बस एक फ्लो डायग्राम से। रिजर्वायर है, ठीक है, ये तीनों जो रिजर्वायर ही है, ये तीनों जो चीजें दिख रही है। ठीक है, तो रिजर्वायर से कहाँ पे जा रहा है, पंप में। ये रिजर्वायर, उसके बाद स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से पंप में, पंप से कहाँ पे जा रहा है, प्रेशर रिलीफ वाल में, है ना। उसके बाद प्रेशर रिलीफ वाल से डायरेक्शन कंट्रोल वाल में, डायरेक्शन कंट्रोल वाल से फिर आगे जा रहा है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा इसमें फ्लो चलते हैं, ऐसे कंटिन्यूस इसमें फ्लो चलते रहेगा। अभी हम लोग इसको आगे इसका फ्लो कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जो डायग्राम है, अभी ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में दो तरह के टाइप्स आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के। एक होता है ओपन सेंटर सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सेंटर सिस्टम। तो ओपन सेंटर और क्लोज सेंटर सिस्टम क्या होता है, और ट्रैक्टर में इसमें से कौन सा यूज होता है, तो ट्रैक्टर में हमेशा ओपन सेंटर सिस्टम ही हाइड्रोलिक का यूज होता है। अब ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है, ये डायग्राम से आपको देखने के बाद पता चलेगा। अब पहले इसका हम लोग फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले एक रिजर्वायर है, उसके बाद एक पंप है, और एक प्रेशर रिलीफ वाल है, और एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, और एक सिलेंडर है। इतनी सारी बेसिक चीजें इसमें है। तो रिजर्वायर से ऑयल आएगा, ये पंप जैसे इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन से ये पंप पावर लेगा, तो ये पंप भी कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, तो ये पंप चलते रहेगा। पंप के बाद ये फ्लो आगे कहाँ पे जाएगा, ये फ्लो जाएगा दो रास्ते में, एक जा रहा है प्रेशर रिलीफ वाल की तरफ, और एक जा रही है लाइन कहाँ पे, डायरेक्शन कंट्रोल वाल की तरफ। और डायरेक्शन कंट्रोल वाल अगर न्यूट्रल है, मतलब हम लोग हाइड्रोलिक ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोलिक लोअर लिंक जो है, लोअर लिंक वो नीचे ही है, अभी हम लोग लिफ्ट नहीं करना है, गिराना नहीं है इम्प्लीमेंट, तो उस कंडीशन में तो ये क्या करेगा, यहाँ से मतलब इसका सेंटर ओपन सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर हमेशा ओपन रहेगा। मतलब क्या करेगा, ये सीधा जो इस पाइपलाइन में पास कर देगा सिलेंडर की ओर। जो दोनों पाइपलाइन है, ये दोनों पाइपलाइन जो है ये सिलेंडर की ओर जाने वाली है, ये दोनों को बंद करके रखेगा, और सेंटर को ओपन कर देगा। सेंटर को ओपन करने के बाद ये सीधा ऑयल जा रहा है फिर से रिजर्वायर वाली पाइपलाइन में। ठीक है, रिजर्वायर से आया, रिजर्वायर से आया और फिर से रिजर्वायर में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओपन सेंटर है। ओपन सेंटर मतलब यहाँ से हमेशा आपका जो फ्लो रहेगा ये वापस रिजर्वायर में जाते रहेगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे रिलीफ वाल्व का क्या काम होता है। मान लीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ गैलरी ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर कुछ भी दिक्कतें आती हैं पूरे इस सिस्टम में। ठीक है, तो इस सिस्टम में दिक्कतें आती हैं, तो उस टाइम पे ये जो पंप से फ्लो आ रहा है ये आगे ये वाले सिस्टम में न जाके यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ता है, तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है ये प्रेशर के हिसाब से खुलता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तभी जाके ये खुलेगा। ठीक है, तो जितने प्रेशर पे हम लोगों ने इसको सेट किया होगा उतने प्रेशर पे ये खुल जाएगा, और यहाँ से ये ऑयल को क्या करेगा, इधर से बाईपास कर देगा, इधर से बाईपास होने के बाद ये जाएगा फिर से रिजर्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ओपन सेंटर सिस्टम काम करता है। अभी ये हो गया न्यूट्रल वाला कंडीशन। अगर ओपन सेंटर सिस्टम में अगर किसी चीज को लिफ्ट करना है तो उस टाइम पे कैसे काम करेगा, उस टाइम पे ये नीचे वाला इमेज देखिएगा। अब मान लीजिएगा हमें हम लोगों को लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करते समय ऑयल यहाँ से पंप में आएगा, पंप से जाएगा कहाँ पे, दो गैलरीज में, एक प्रेशर रिलीफ वाल और एक जा रहा है आपकी कंट्रोल वाल में। तो प्रेशर रिलीफ वाल तो इतनी जल्दी खुलेगा नहीं, तो सीधा ये जाएगा कंट्रोल वाल में। फिर कंट्रोल वॉल से यहाँ पे सेंटर, अभी आप लोग देखिएगा ये सेंटर बंद कर दिया है। जब हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो स्पूल वाले या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाले इसको धका दिया। डायरेक्शन कंट्रोल वाल को धकाने के बाद ये सेंटर हम लोगों ने बंद कर दिया, और ये नीचे वाला जो पाइपलाइन था इसका ओपन
इसको ओपन कर दिया, तो ये जो ऑयल आएगा, ये ऑयल सीधा आपके नीचे वाली पाइपलाइन से होते हुए ये कहाँ पे जा रहा है, सिलेंडर में। सिलेंडर में जैसे जाएगा, सिलेंडर से ये पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन को धक्काएगा तो यहाँ पे आपका जो अप करना है वो लिफ्ट अप हो जाएगी, और इधर से जो ऑयल है ये इधर से होते हुए, इस पाइपलाइन से होते हुए वापस कहाँ पे जा रहा है, वापस ये रिजर्वायर में जा रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ओपन सेंटर सिस्टम। अभी हम लोग देखते हैं क्लोज सेंटर सिस्टम। तो ये जो इमेज है ये है क्लोज सेंटर सिस्टम की। तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे क्या चीज है, इसका जो इसके नाम से ये क्लोज सेंटर सिस्टम, मतलब इसका सेंटर जो रहेगा हमेशा क्लोज रहेगा, ठीक। तो इसका सेंटर जो है क्लोज है। तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी ट्रैक्टर स्टार्ट है, फिर भी ये जो पंप होता है ये फ्लो आगे नहीं रहता है ना। मतलब हम लोगों ने न्यूट्रल कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वाला जो सेंटर है, ये सेंटर ये हमेशा क्लोज कर देगा। जैसे ट्रैक्टर की लिफ्ट हमने नीचे कर दी और न्यूट्रल पोजीशन में ला दिया ट्रैक्टर, हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। जैसे न्यूट्रल ला दिया तो ये कंट्रोल वाल ये इसके बीच में आ जाएगा, तो इसके बीच में आने के बाद ये रास्ता ये बंद कर देगा, मतलब यहाँ से इनलेट होने वाला था जो ऑयल वो बंद कर दिया। तो जैसे यहाँ से ऑयल आ रहा था, यहाँ से आने के बाद ये कहाँ तक आएगा, पंप तक आएगा, फिर पंप से ये आगे यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे बंद है, इससे आगे ऑयल ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लोज सेंटर सिस्टम में सेंटर हमेशा क्लोज होता है। लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे हो कि उस टाइप में भी हम लोग ऐसे दे सकते थे, लेकिन उस टाइप पे हम लोग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे जो पंप हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाला पंप अलग है और ये वाला पंप अलग है ना। तो इसमें जो पंप हम लोग यूज करते हैं, ये पंप को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप मतलब क्या होता है कि इसका जो प्रेशर के हिसाब से ये अपना फ्लो को एडजस्ट करता है। जैसे इसका सेंटर क्लोज हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो ये डिले, ये घूमेगा जरूर, लेकिन ये जो है ये डिस्चार्ज देना बंद कर देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज, ये मतलब इसका सेंटर क्लोज हो गया, इसका सेंटर क्लोज होते ही ये भी डिस्चार्ज देना बंद कर देगा। ये जैसे ही ये डिस्चार्ज देना बंद कर देगा तो आगे वाला सिस्टम अपने आप ही न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्लोज सेंटर सिस्टम होता है, क्लोज सेंटर सिस्टम में और ओपन सेंटर सिस्टम में दो ही चीजें अलग होती हैं, एक तो प्रेशर रिलीफ वाल्व चीज और दूसरा जो होता है पंप, ठीक है। इसमें पंप जो यूज होता है ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप यूज होता है, इसीलिए जैसे प्रेशर सिस्टम में बढ़ता है तो ये क्या करता है, ये फ्लो कम ज्यादा भी कर सकता है या फिर फ्लो को बंद भी कर देता है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में इसका जो सेंटर रहेगा ये सेंटर बंद हो जाता है। अब लिफ्टिंग की पोजीशन में कैसे रहेगा, लिफ्टिंग की पोजीशन में क्या करेगा, ऑयल यहाँ से ड्रेन होते यहाँ से आएगा पंप तक, पंप फिर इसका डिस्चार्ज देगा, डिस्चार्ज देने के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, ये आप यहाँ पे इस कंट्रोल वाल को देखिएगा, ये यहाँ पे बंद कर दिया था इसने, अभी लिफ्टिंग वाली सिचुएशन में देखोगे तो ये ओपन कर देगा। ये जैसे ही ओपन करेगा तो ये फ्लो आएगा आपका ऑयल का, कहाँ पे जा रहा है, सिलेंडर में। सिलेंडर में जाने के बाद ये सिलेंडर को लिफ्ट, पिस्टन को धकाएगा, पिस्टन धकाने के बाद ये क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा। लिफ्ट करने के बाद इधर जो ऑयल प्रेजेंट रहेगा ये ऑयल फिर से इस रास्ते से आते हुए रिजर्वायर में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो सेंटर सिस्टम यूज करते हैं, है ना। लेकिन क्लोज सेंटर सिस्टम हमारे ट्रैक्टर में यूज नहीं होता है। क्लोज सेंटर सिस्टम थोड़ा से एडवांस चीज में यूज होता है। जैसे आपका क्लोज सेंटर सिस्टम कहाँ पे यूज होगा, जेसीबी वगैरह जो चीजें होती हैं उनमें क्लोज सेंटर सिस्टम यूज होता है। ट्रैक्टर में कोई भी कंपनी नहीं है जो क्लोज सेंटर सिस्टम हाइड्रोलिक का दे दे, ठीक है। बस ओपन सेंटर सिस्टम ट्रैक्टर में यूज होता है सारी ट्रैक्टर्स में। अब रिजर्वायर जो है, बात करते हैं अभी कंपोनेंट्स की, सारी कंपोनेंट्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वायर की। तो रिजर्वायर का काम क्या क्या होता है, फंक्शन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, जो हीटेड ऑयल आता है आपका, जैसे आपका सिस्टम में चलेगा, सिस्टम में चलने के बाद ऑयल हीट हो जाता है, तो ये हीट को, उस हीट को भी डिसिपेट करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, जो कॉन्टेमिनेशन होते हैं ऑयल में, तो उस ऑयल के कॉन्टेमिनेशन को भी सेटल डाउन होने के लिए ये काम करता है। अब रिजर्वायर भी दो तरह के आते हैं, एक होता है कॉमन रिजर्वायर, दूसरा होता है सेपरेट रिजर्वायर। तो कॉमन जो रिजर्वायर होता है वो बहुत सारे ट्रैक्टर्स में कॉमन रिजर्वायर आता है। कॉमन रिजर्वायर से मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक के लिए और ट्रांसमिशन के लिए, ये दोनों के लिए जो रिजर्वायर होगा वो एक ही रिजर्वायर होगा, ठीक है। और जो सेपरेट रिजर्वायर रहेगा वो हाइड्रोलिक के लिए अलग रिजर्वायर, मतलब हाइड्रोलिक के लिए अलग ऑयल और आपके ट्रांसमिशन के लिए अलग ऑयल, है ना। दोनों के लिए अलग अलग ऑयल। और कॉमन रिजर्वायर हाइड्रोलिक के लिए और ट्रांसमिशन के लिए, दोनों के लिए एक ही
ऑयल और एक ही रिजर्वायर होगा। जैसे आप लोग आयसर के कुछ ट्रैक्टर देखोगे तो उनमें सेपरेट रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा। महिंद्रा के ट्रैक्टर से महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में भी आपको सेपरेट रिजर्वायर मिलेगा। लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड आईटीएल के कुछ ट्रैक्टर देखोगे उनमें कॉमन रिजर्वायर बहुत सारे ट्रैक्टर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सेपरेट रिजर्वायर की ओर ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। क्यों सेपरेट रिजर्वायर की ओर ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि हम लोग जब कॉमन रिजर्वायर देते हैं तो कॉमन रिजर्वायर में क्या होता है कि वहां पे कंटेमिनेशन दो चीजों का आ जाता है। कैसे? जब हम लोग ट्रांसमिशन में भी गियर चल रहे हैं, आपके गियर बॉक्स चल रहा है उसका तो उसमें भी आपके जो गियर्स के कुछ पार्टिकल्स वहां पे टूट रहे हैं, तो उनके भी घिसावट की वजह से वहां पे उसका भी कंटेमिनेशन आ जा रहा है, हाइड्रोलिक का भी आ जा रहा है। तो इसकी वजह से आजकल क्या हो रहा है कि सेपरेट रिजर्वायर की ओर ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप में क्या है? पंप जो होता है ये हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट होता है। ठीक है। हाइड्रोलिक पंप क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कैसे? जो पंप होता है, पंप रिजर्वायर से ऑयल उठाता है और ये डिस्चार्ज देता है। प्रेशर नहीं क्रिएट करता कभी भी पंप। क्या करता है? डिस्चार्ज देता है। और डिस्चार्ज जो दे रहा है पंप, उस डिस्चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? छोटे से पाइप में या फिर छोटे से आउटलेट से बाहर निकालते हैं, तो उसका प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये ऑयल का प्रेशर ये बढ़ाने के लिए ये काम करता है। ठीक है। लेकिन खुद नहीं बढ़ाता कभी। ऑयल के प्रेशर बढ़ाने के लिए ये काम करता है पंप। ओके। तो ये पावर कहाँ से लेता है? ये चलता कहाँ से? ये चलता है आपके इंजन से। तो इंजन से चलेगा तो इंजन से पावर उठाता है, मतलब ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल पावर ले रहा है। मान लीजिएगा कोई भी पंप है, पंप आपकी इंजन से पावर ले रहा है, तो ये मैकेनिकल पावर है। इस मैकेनिकल पावर को हाइड्रोलिक से मतलब क्या कर रहा है? पहले उसको सक कर रहा है ऑयल को। ऑयल सक करने के बाद अंदर आएगा पंप में, फिर पंप से डिस्चार्ज देगा, मतलब वहां से फिर ये प्रेशराइज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को सिंपल सा हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब पंप जो है, पंप का कैटेगराइजेशन बहुत सारे टाइप्स में होता है, लेकिन बेसिक टाइप्स आप देखोगे तो दो तरह के आते हैं। एक लाइव पंप और दूसरा नॉन लाइव पंप। तो लाइव पंप जो होता है, लाइव पंप क्या काम करता है? जैसे लाइव पंप किसको कहते हैं हम लोग? जो पंप डायरेक्ट इंजन स्टार्ट होते ही वो हाइड्रोलिक का पंप स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम लोग लाइव पंप बोलेंगे। अब नॉन लाइव पंप कौन सा रहेगा? जो पंप आपका ट्रांसमिशन से पावर लेगा, उस पंप को हम लोग नॉन लाइव पंप कहेंगे। मतलब जैसे कि हम लोगों ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया, ट्रैक्टर न्यूट्रल में है, मतलब ट्रांसमिशन वर्क नहीं कर रहा है, तो ये पंप नॉन लाइव वाला पंप आपका स्टार्ट नहीं रहेगा। ये इस तरीके के पंप आपको मेसी के ट्रैक्टर्स में देखने को मिलेंगे। मेसी के ट्रैक्टर्स में आज भी आपका नॉन लाइव पंप चलता है। लेकिन लाइव पंप जो है, लाइव पंप सारे ट्रैक्टर्स में, मैक्सिमम ट्रैक्टर्स में लाइव पंप चलते हैं। है ना? लाइव पंप ये आपके इंजन के साइड में कहीं पे माउंट होते हैं। इंजन के आप लेफ्ट साइड में देखोगे, कई किसी किसी ट्रैक्टर्स में राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं पे आपके लाइव पंप देखने को मिल जाएंगे। ये सीधे सीधे आपके कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट या फिर क्रैंक गियर या फिर किसी पुली से पावर लेके ये लाइव पंप चलते हैं इंजन के। ठीक है। अब नॉन लाइव लाइव पंप ज्यादा क्यों आते हैं, नॉन लाइव पंप क्यों नहीं आते हैं? इसका आप देखोगे तो कैसे? जैसे आप मान लीजिएगा ट्रैक्टर जो होते हैं, अ, आपने रोटावेटर चला रहे हो या फिर कल्टीवेटर चला रहे हो खेत में, और ट्रैक्टर को आप टर्न करा रहे हो, तो टर्न कराते समय आप क्या करोगे? क्लच दबाओगे। क्लच दबा के आप स्पीड स्लो करोगे। क्लच दबाओगे मतलब ट्रांसमिशन से आप पावर कट कर रहे हो। अब ट्रांसमिशन से जब पावर कट हो जाएगा तो पंप कैसे चल पाएगा? इसीलिए जब हम लोग टर्न पे आते हैं, खेत में जब टर्न लेते हैं, शार्प टर्निंग लेते हैं, तो क्लच दबा देते हैं। क्लच दबाते ही हमारा पावर कट हो जाता है। पावर कट होते ही आपका पंप का भी पावर कट हो जाता है, और पंप का पावर कट होने से इम्प्लीमेंट भी लोअर और अप करने के लिए दिक्कतें आती है। मतलब जैसे जिस टाइम पे हम लोग टर्न करते हैं उसी टाइम पे हम लोग इम्प्लीमेंट को भी उठाते हैं। ऐसे दिक्कतें आती थी, इसलिए नॉन लाइव पंप अभी बंद हो गया है, लाइव पंप मैक्सिमम आता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप। ये तो मैंने जो शॉर्ट वाले थे वो बता दिए थे। अभी ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के पंप होते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये पंप के कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद है आपके फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप जो पंप होते हैं हमारे, वही पंप हमारा कहाँ पे यूज होता है? ट्रैक्टर्स वाले जो ओपन सेंटर सॉरी क्लोज सेंटर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम जो रहेगा उसमें हमारे फिक्स डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप यूज होंगे। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप जो होता है वो क्लोज सेंटर सिस्टम में यूज होता है। अब ओपन सेंटर सॉरी फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है? तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप क्या रहेगा? ये
कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते रहता है। उसमें अगर सिस्टम में कहीं पे प्रेशर बढ़ेगा तो भी इससे कोई लेना देना उसको ही नहीं। लेकिन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में क्या रहेगा, सिस्टम में अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये प्रेशर को कम ज्यादा करेगा या फिर डिस्चार्ज को बंद कर सकता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये डिस्चार्ज को कम ज्यादा या फिर बंद कर देता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में क्या होता है और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में आपको डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज कम मिलता है और प्रेशर ज्यादा मिलता है। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप क्या होता है, इसमें आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मिलेगा और प्रेशर बहुत कम मिलेगा। कैसे, जैसे आप सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप में आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें से जो आउटलेट होगा वो उसका प्रेशर बहुत कम रहेगा। तो इस तरीके से ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं। अब फिक्स डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले पंप आता है गियर टाइप पंप, दूसरा आता है वेन टाइप पंप और तीसरा होता है पिस्टन टाइप पंप। जो ट्रैक्टर्स आते हैं उनमें मैक्सिमम गियर टाइप पंप से यूज होते हैं। वेन टाइप पंप अभी यूज नहीं होता है, पिस्टन टाइप पंप यूज होते हैं। पिस्टन टाइप पंप आज भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब गियर टाइप पंप में आ रहा ये सब देखेंगे। गियर टाइप पंप में एक्सटर्नल टाइप और उसके बाद इंटरनल और रोटर टाइप, ये तीन आते हैं। वेन टाइप में अनबैलेंस एंड बैलेंस, उसके बाद पिस्टन टाइप में एक्सेल पिस्टन एंड रेडियल पिस्टन। अभी हम लोग इसको सीरियल से देखेंगे, हर एक पंप को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एक्सटर्नल गियर टाइप पंप। तो एक्सटर्नल गियर टाइप पंप ये जो देख पा रहे हो, यही ट्रैक्टर्स में मैक्सिमम ट्रैक्टर्स में मान लीजिएगा 70 से 80% ट्रैक्टर्स में एक्सटर्नल गियर टाइप पंप आपका हाइड्रोलिक के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका ये चीप भी है, ये सस्ता भी होता है। उसके बाद इसके पुर्जे जो होते हैं आसानी से मिल भी जाते हैं और इसका रिपेयरिंग भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसका डिस्चार्ज भी अच्छा मिलता है और ये माउंटिंग के लिए भी बहुत आसान है, इसलिए एक्सटर्नल गियर टाइप पंप ज्यादा यूज होता है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। इसका वर्किंग बहुत ईजी है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज है, आप लोग देख पाइएगा कि यहाँ से इन हो रहा है, इसका इनलेट यहाँ से है, ठीक है। तो ऑयल यहाँ से इन होगा, यहाँ से इन होने के बाद ये जो दो गियर्स हैं, ये दो गियर्स अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। ये गियर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही घूमेंगे हमेशा। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जैसे यहाँ से ऑयल इन हुआ, इन होने के बाद यहाँ पे ये टीथ और ये टीथ, इन दोनों टीथ के पास बीच में कुछ ऑयल फंस रहा है और ये फंसा हुआ ऑयल ये क्या कर रहा है, कैरी करके अपने साथ लेके जा रहा है। तो ऑयल किस किस चीज के बीच में फंस रहा है, ऑयल जो है एक तो आपका दो टीथ और दूसरी चीज जो बाहर वाला केसिंग है, इन दोनों के बीच में फंस रहा है। मान लीजिए कि ऑयल यहाँ से इन हुआ, इन होने के बाद ये एक टीथ और ये एक टीथ, ये दोनों टीथ्स, ठीक है। और उसके बाद ये केसिंग, केसिंग और टीथ्स, इन दोनों के बीच में ऑयल फंसा। ये ऑयल फंसने के बाद ये कैरी करके अपने साथ लेके जाएगा, केसिंग के साथ और दोनों टीथ के साथ ये ऑयल कैरी करते 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 कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस ये वाला आपका जो गियर है ये भी उसी की तरीके से ऑयल को कैरी करते करते यहाँ तक लेके आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये रिटर्न इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टीथ्स है ना, इस गियर के दोनों टीथ्स और इस गियर का एक टीथ हमेशा यहाँ पे मेश वाली कंडीशन में रहेगा, तो इधर से ऑयल रिटर्न नहीं आ सकता। और यहाँ से ये जो ऑयल आएगा यहाँ से सीधा इधर से आउट हो जाएगा। और हमेशा पंप का इनलेट जो होगा ये बड़ा डायमीटर में होगा और आउटलेट जो होगा आउटलेट कम डायमीटर में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से वो प्रेशराइज करके ऑयल को बाहर भेजना है, ठीक है। इस तरीके से गियर टाइप पंप का वर्किंग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पंप जो है हमारा ये जो था ये हमारा एक्सटर्नल गियर टाइप पंप था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरनल गियर टाइप पंप। तो इंटरनल गियर टाइप पंप में यहाँ पे भी दो गियर्स रहेंगे और ये दोनों गियर जो है ये एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक गियर है अंदर वाला रेड कलर का और ये दूसरा जो है ये बाहर वाला गियर है। इस इमेज में सही तरीके से आप देख पाओगे ये इंटरनल गियर है और उसके बाद ये और एक दूसरा गियर है, मतलब दोनों गियर है। ये इंटरनल गियर है और ये एक्सटर्नल गियर है, मतलब यहाँ पे एक इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये दोनों जो गियर्स होंगे ये एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। एक दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसमें ये जो प्लेट देख पा रहे हो ये वाला यहाँ पे और इस इमेज में ये कलर का यहाँ पे,
तो ये प्लेट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टन प्लेट। अब एक वर्क कैसे करता है ये वाला पंप? ये वाला पंप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से ऑयल इन होता है, यहाँ पे इन होने के बाद जो टीथ है, यहाँ से ऑयल इन हुआ, इन होने के बाद ये एक टीथ इस गियर का और ये एक टीथ, उसके बाद इस गियर का ये एक टीथ और ये एक टीथ, यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे ये इतना ऑयल यहाँ पे ये स्टोर हो गया और ये कैरी करके ये आगे लेके जाएगा। आगे लेके जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक क्रिस्टन प्लेट होता है। क्रिस्टन प्लेट क्या करता है? नीचे वाले गियर का ऑयल सेपरेट करता है, ऊपर वाले गियर का ऑयल सेपरेट करता है। मतलब यहाँ से जैसे इंटर करेगा तो ये दोनों, ये वाला टीथ और ये वाला टीथ, इन दोनों के बीच में और एक क्रिस्टन प्लेट का सरफेस, इसके बीच में यहाँ पे कुछ ये इतना ऑयल फंस गया और नीचे ये एक टीथ और ये एक टीथ, इनके बीच में ये इतना ऑयल फंस गया। तो ये कैरी करते करते कहाँ पे लेके आएगा? यहाँ तक लेके आएगा और यहाँ से सिर्फ ये इधर आउटलेट ये ऑयल हो जाएगा। यहाँ से ऑयल रिटर्न भी आने की सोचेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमेशा एक टीथ जो है, एक टीथ हमेशा मेश कंडीशन में होता है, इसलिए उससे भी ये ऑयल रिटर्न नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनल जो गियर होता है आपका ये काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोटर टाइप गियर। रोटर टाइप गियर ये जो देख पा रहे हो आप, ये है, ये रोटर टाइप गियर है। अब इसमें क्या है, ये भी इंटरनल गियर टाइप जैसे गियर होता है, पंप होता है। इसमें क्या होते हैं, दो गियर, दो रोटर्स होते हैं, एक इंटरनल रोटर होता है और एक एक्सटर्नल रोटर होता है। ये एक आप देख रहे हो, ये अंदर एक रोटर है और एक बाहर पीले कलर का जो देख पा रहे हो ये भी एक रोटर है। ये दोनों रोटर से, दोनों रोटर्स एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में घूमने के बाद जैसे कि यहाँ से ऑयल इन किया, इन करने के बाद यहाँ पे ये पिक करेगा, पिक करने के बाद क्या होगा, पिक करने के बाद ये ऑयल पिक करने के बाद जो एक रोटर है बाहर वाला, ये रोटर में फंसेगा ऑयल। मान लीजिएगा ऑयल यहाँ पे इन किया, इन करने के बाद ये लोब और ये एक लोब, इन दोनों लोब्स के बीच में और इसके बीच में ये बाहर वाले आपका जो रोटर है इसके बीच में ऑयल फंसा और ये ऑयल फंसने के बाद ये यहाँ से लेके जाएगा और यहाँ पे डिस्चार्ज दे देगा। इसमें भी एक लोब हमेशा इंगेज होता है, एक लोब हमेशा जुड़ा रहेगा, तो यहाँ से रिटर्न नहीं आ सकता। इसमें भी दो चैम्बर्स होते हैं आपका, एक इनलेट चैम्बर होता है और एक दूसरा प्रेशर चैम्बर या फिर एक्सटर्नल चैम्बर होता है। तो यहाँ से ये ऑयल बाहर भेज देता है। इस टाइप का पंप आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक में ये पंप जो होता है ये बहुत कम यूज करते हैं या फिर रेयर केस में ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए इस टाइप का पंप हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें जो लोब बने रहेंगे, ये लोब जो रहेगा इंटरनल जो आपका रोटर रहेगा उसमें ये लोब हमेशा कम रहेगा एक्सटर्नल रोटर के कंपेयर में। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो आउटर में 5 है, इंटर में ये जो इनर है उसमें 1 2 3 और 4, उसमें बस 4 ही लोब है। मतलब आउटर के कंपेयर में इनर वाले इसमें रोटर में एक लोब हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको एक लोब को कंटिन्यूस इसी जगह पे इंगेज करना होता है, इसलिए। नेक्स्ट तो है हमारा अनबैलेंस वेन टाइप पंप। सॉरी, एक्चुअली बैलेंस वेन पंप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो ऑयल आ रहा है, ऑयल दो ऑयल के लिए इनलेट होते हैं और दो आउटलेट होते हैं इस पंप में, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसको वेन पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनको वेन बोला जाता है। एक रोटर होता है बड़ा सा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस इमेज में। तो इस इमेज में आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक अंदर जो है, अंदर एक रोटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोटर है और ये रोटर में कुछ स्लॉट्स कटी हुई है। यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक स्लॉट है। मतलब ये नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे कटी होती है और ये नंबर ऑफ स्लॉट्स में छोटी 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 वेन्स या फिर छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं स्टील की या फिर लोहे की पत्तियां इसके अंदर इंसर्ट होती है। जैसे ये रोटर घूमता है, ये रोटर के साथ वो पत्तियां भी घूमती है। पत्तियां यहाँ पे ये स्लॉट से बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो जैसे ये रोटर घूमता है, रोटर घूमने के बाद यहाँ पे इन पत्तियों के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से ये पत्तियां क्या होती है, आउटवर्ड साइड ये फेंकी जाती है। आउटवर्ड साइड फेंकी जाएगी तो ये तब अपने साथ ये ऑयल को कैरी करके लेके जाती है। अब कैसे? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इस डायरेक्शन में घूमने के बाद ऑयल यहाँ से इन करेगा, यहाँ से इन करने के बाद ऑयल यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आया ऑयल,
यहाँ पे आ रहा है, तो ये पत्तियां ये जो रोटर को घूमने के लिए यहाँ पे एक अंडाकार शेप होता है। अंडाकार शेप होने की वजह से ये रोटर जो है, ये रोटर अपने आप में ही घूमेगा, लेकिन यहाँ पे ये शेप जो है, ये शेप के हिसाब से पत्तियां आगे या फिर पीछे बाहर निकल सकती है। जैसे ऑयल यहाँ पे आया और ये पत्ती बाहर निकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो इसके बीच में और इसके इस पत्ती के बीच में ऑयल फंस गया। उसी तरीके से इस पत्ती के बीच में, इस पत्ती के बीच में ऑयल फंस गया, तो ऑयल को कैरी करते करते कहाँ पे लेके आएगी, यहाँ पे लेके आएगी। यहाँ पे लेके आने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ एक आउटलेट रहेगा, इस आउटलेट से ये ऑयल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पे कुछ स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे फोर्सफुली जो पत्तियां होगी ये अंदर की ओर चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्पेस बाहर की ओर निकलने के लिए स्पेस मिलेगा, वैसे पत्ती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकलेगी। बाहर जैसे निकलेगी तो ये पत्तियों के बीच में ऑयल फिर से फंसेगा और उसके बाद यहाँ पे एक आउटलेट चैम्बर रहेगा। आउटलेट चैम्बर से फिर से ये आउटलेट में चली जाएगी, ऑयल आउटलेट से चला जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूस वर्क करते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही इनलेट रहेगा और एक ही आउटलेट रहेगा, एक इनलेट और एक आउटलेट रहेगा। और इसमें जो रोटर रहेगा, रोटर और वेन्स जो रहेगी वो सेम ही रहेगा। रोटर में स्लॉट कटी होगी, उसके अंदर भी पत्तियां सेम रहेगी, बस एक इनलेट और एक आउटलेट रहेगा। तो यहाँ से इन कर रहा है, इन करने के बाद ये पत्ती, मान लीजिएगा कि ये पत्ती थोड़ा सा बाहर निकली यहाँ पे, और इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये ऑयल फंसा। ये ऑयल फंसने के बाद यहाँ से आउटलेट चैम्बर पे आया, ये आउटलेट चैम्बर से बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पत्ती इस अपने आप ही अंदर की ओर दबी जा रही है। ये पत्ती, क्योंकि यहाँ पे बाहर की ओर उसको स्पेस नहीं है, तो ये पत्तियां अंदर की ओर दब जाती है और यहाँ पे क्लियरेंस बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से यहाँ से वापस इस साइड में ऑयल नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट है एक्सियल पिस्टन टाइप पंप। एक्सीएल से मतलब क्या है कि ये इसके जो पिस्टन्स है, ये जो आपका रोटेटिंग शाफ्ट होगा उसके एक्सिस के पैरेलल में ये फोर्स काम कर रही है ना। जो आउटलेट या फिर इनलेट कर रही है वो इसके एक्सिस में पैरेलल में कर रही है, इसलिए हम लोग इसको एक्सियल टाइप पिस्टन पंप बोलते हैं। अब कैसे, ये इसका जो इनलेट शाफ्ट है, मतलब ये जो पावर देने वाला शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो ये शाफ्ट का ये एक्सिस हो गया, और इसी एक्सिस के पैरेलल में ये जो पंप है, ये इसका पिस्टन यहाँ पे काम कर रहा है और इसका पंप पिस्टन यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब इन दोनों पैरेलल में वर्क कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सियल पिस्टन टाइप पंप बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, अब इसका वर्किंग आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख पाएगा। यहाँ पे दो पंप्स हैं, सॉरी दो पिस्टन्स हैं, तो दो इनलेट चेंबर और दो आउटलेट चेंबर है इसमें। तो ये एक इसका एक हो गया और ये एक पिस्टन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये एक बार इन कर रहा है, सक्शन कर रहा है, और एक बार आउटलेट दे रहा है। अभी ये इस साइड में जा रहा है तब ऑयल को अंदर खींच रहा है, और जब इस साइड जा रहा है तो ऑयल को बाहर भेज रहा है। वैसे ही ये मान लीजिए अब ये अंदर गया तो इन किया, अब ये बाहर चलेगा तो ये आउट कर देगा। यहाँ पे एक प्लेट होता है, ठीक है। तो ये प्लेट जो होता है, ये प्लेट एक एंगल में लगा होता है और एंगल के ऊपर ये पिस्टन्स आपके माउंट होते हैं, ठीक है। पिस्टन्स होते हैं इस पे, तो ये एंगल के ऊपर माउंट होते हैं, एंगल वाली प्लेट के ऊपर। स्वाश प्लेट इसको बोलते हैं। ये स्वाश प्लेट जो होती है एक एंगल में माउंट होती है, ये कंटिन्यूस घूमती रहती है। तो जैसे घूमेगी तो एक बार ये इसका आगे वाला पोर्शन आगे आ जाता है, एक बार पीछे वाला पोर्शन आगे आ जाता है। तो जैसे पीछे वाले पोर्शन आगे आ जाता है, पिस्टन अंदर के साइड खींचा जाता है, अंदर के साइड खींचने के बाद यहाँ से ऑयल को इन करता है, और जैसे बाहर की ओर खींचे, बाहर की ओर जाएगा तो ये जो सक्शन में ऑयल इन किया था उसको बाहर की ओर भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सेल पिस्टन टाइप पंप का वर्क होता है। अब रेडियल पिस्टन टाइप पंप में क्या होता है, तो रेडियल पिस्टन टाइप पंप में यहाँ पे बहुत सारे जो पिस्टन्स होते हैं या फिर जो पंप होता है, इसमें एक कैम शाफ्ट होती है, रोटेटिंग कैम शाफ्ट, और ये रोटेटिंग कैम शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे पिस्टन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो ये 90 डिग्री में हो सकते हैं या फिर कोई भी एंगल में हो सकते हैं। जो एक्सिस होता है हमारा शाफ्ट का, उस शाफ्ट के 90 डिग्री में या फिर कोई अदर एंगल्स में ये रेडियल टाइप पिस्टन पंप हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिस्टन्स इसमें है। तो 5 पिस्टन्स पे जैसे ही ये रोटेटिंग कैम है, तो रोटेटिंग कैम जैसे अंदर की ओर जाएगा तब ये पिस्टन में इनलेट होगा। जब ये बाहर का पोर्शन इसके साथ आएगा तो ये पिस्टन को इसके अंदर ढकेलेगा, जैसे अंदर ढकेलेगा तो यहाँ से आपका फिर से आउटलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बार में ये क्या हो रहा है, इन हो रहा है। अभी इस पंप में क्या हो रहा है, यहाँ से ये फ्लो को आउट कर रहा है, इस पंप में भी आउट कर रहा है, लेकिन इस वाले पिस्टन में ये क्या कर रहा है, इसमें सक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे दो वाल्स लगे होते हैं, इसमें एक वाल लगा होता है, इस पे एक वाल लगा होता है, ठीक। ये दोनों वन वे वाल होते हैं, ये सक्शन के टाइम पे खुलता है,
तो ये डिस्चार्ज के टाइम पे खुलता है, ठीक है। जिसमें ऐसे ये डिस्चार्ज के टाइम पे खुल रहा है, तो ये वाला सक्शन के टाइम पे खुल रहा है। मतलब इसमें एक सक्शन के टाइम पे वॉल्व खुलता है, तो एक डिस्चार्ज के टाइम पे खुलता है। सक्शन वाला डिस्चार्ज के टाइम पे नहीं खुलेगा और डिस्चार्ज वाला सक्शन के टाइम पे नहीं खुलेगा, मतलब अल्टरनेटली ये वर्क करते रहते हैं। इस तरीके का ये पिस्टन टाइप पंप, आपका रेडियल पिस्टन टाइप पंप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये पंप्स तो हो गए हमारे। अब टाइप्स ऑफ वाल्व, तो यहाँ पे जो वाल्व होते हैं, वाल्व आपके प्रेशर कंट्रोल, तीन तरह के वाल्व होते हैं। एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, दूसरा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, तीसरा वॉल्यूम कंट्रोल वाल्व होता है। तो जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो रहेगा, ये प्रेशर पे ऑपरेट होंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तब जाके ये खुलेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सी इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो इसमें सिंपल सा एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के ऊपर एक स्टील वॉल होता है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग में एक कुछ प्रेशर होता है, वो प्रेशर पे या फिर टेंशन बोल सकते हो, उस प्रेशर पे वो स्प्रिंग दब जाता है। वो स्प्रिंग दबेगा तो ये स्टील बॉल अपने जगह छोड़ देगा। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे प्रेशराइज फ्लूइड आया, उसके बाद क्या हुआ, ये स्प्रिंग दब गया। स्प्रिंग दबने के बाद ये बॉल ने अपना जगह छोड़ दिया। तो ये जगह जैसे ही छोड़ देगा, उसके बाद ऑयल यहाँ से फ्लो करके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में क्या होगा, ये डायरेक्शन देते हैं। जो फ्लूइड आएगा उस फ्लूइड को डायरेक्शन देने का काम ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक ऊपर वाला डायग्राम और एक नीचे वाला डायग्राम है। तो इसमें ये ऊपर वाले डायग्राम में क्या है कि फ्लो जो है, ऑयल का फ्लो यहाँ पे इंटर कर रहा है, और यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा इस रास्ते से ये चला जाएगा। अभी हम लोगों ने इसको, इस वॉल को ऑपरेट किया। इस वॉल को ऑपरेट करने के बाद ये हम लोगों ने ये डायरेक्शन को, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन पे जा रहा था, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने बंद कर दिया, तो ये वाला खुल गया। तो ऑयल का यहाँ से इंटर किया और इधर से इस रास्ते से चला गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल क्या करते हैं, डायरेक्शन देने का काम करते हैं, जो ऑयल आ रहा है उसको। उसके बाद है वॉल्यूम कंट्रोल वाल। ये वॉल्यूम कंट्रोल वाल जो होते हैं, ये जो आपका ऑयल आ रहा है उसको कम कितने क्वांटिटी में भेजना है, कितने वॉल्यूम में भेजना है, इस तरीके से ये काम करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सिंपल सा एक नोब की तरह होता है। जैसे आपका घर में नल होता है, उस तरीके से ये वाल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों ने ज्यादा खोला है, तो ज्यादा खोलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से ज्यादा क्वांटिटी ऑयल का पास करेगा। अभी आप लोग यहाँ पे इसको कम कर दोगे, यहाँ पे इसको बंद करोगे, तो यहाँ से ये सिंपल सा ये जो फ्लो है उसको कम कर देगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर में आपके पिस्टन वर्क करते हैं, सिलेंडर के अंदर ही आपके पिस्टन वर्क करेंगे। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है या फिर डबल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है। जो हम लोग ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में यूज करते हैं, 3 पॉइंट लिंकेज के लिए यूज करते हैं, वो हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है। और जो स्टीयरिंग के लिए यूज करते हैं, स्टीयरिंग के लिए हमेशा डबल एक्टिंग सिलेंडर ही होता है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या अंतर होता है, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में जिस रास्ते से ऑयल जाता है, इन जिस रास्ते से होता है, उसी रास्ते से ऑयल वापस आता है। मतलब इसका इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग इन करोगे ऑयल को, इन करने के बाद ये क्या करेगा, लिफ्ट तो हो जाएगा। कोई भी इंप्लीमेंट या फिर आपका हाइड्रोलिक जो है, 3 पॉइंट लिंकेज जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जब डाउन करोगे तो डाउन जो होगा, इसके खुद के वेट की वजह से इंप्लीमेंट डाउन होता है। वो जो वेट होगा, इंप्लीमेंट का वेट या फिर 3 पॉइंट लिंकेज का खुद का वेट इस पिस्टन पे आएगा। पिस्टन पे आने के बाद ये क्या होगा, ये पिस्टन ये धीरे 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 इस ऑयल को वापस इसी रास्ते से वापस भेजेगा। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इस रास्ते से जो ऑयल को इन करने वाला जो रास्ता था वो हम लोगों ने बंद कर दिया। अब उसी रास्ते से, जो रास्ते से ऑयल आ रहा था, उसी रास्ते से वापस जाते रहेगा। तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का वर्क होता है, सिंपल सिंपल भाषा में। अब डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या रहेगा, एक इनलेट रहेगा और एक आउटलेट रहेगा। वो अल्टरनेटली इनलेट एंड आउटलेट दोनों वर्क करते हैं। अब कैसे, मतलब मान लीजिएगा, अगर यहाँ से इन हो रहा है तो उस टाइम पे ये पिस्टन इस ओर जाएगा, तो इस ओर भी ये वर्क करेगा। हाँ, तो इस टाइम पे ऑयल इधर से इस रास्ते से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे भी हमें वर्किंग मिल रहा है। अभी मान लीजिएगा इस रास्ते से हम लोगों ने इन किया, तो ये जो रॉड रहेगी, कनेक्टिंग रॉड, ये इस रास्ते चली जाएगी। इस रास्ते चली जा रही तो भी ये आपका वर्क कर रहा है, और इधर जो ऑयल था, ये ऑयल इस रास्ते से आउट हो जाएगा। मतलब पहले टाइम पे ये इनलेट था, अब दूसरे टाइम पे ये आउटलेट हो गया, है ना। इस तरीके से अल्टरनेटली ये इनलेट एंड आउटलेट, ये दोनों पोर्ट्स काम करते हैं।
और ये काम करने के बाद ये दोनों साइड, अगर इस साइड भी जा रहा है तो भी वर्क करेगा, इस साइड भी जा रहा है तो भी प्रेशर से ही वर्क करता है ये। तो इसको हम लोग डबल एक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं। हाइड्रोलिक में हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वर्क करता है 3 पॉइंट लिंकेज के लिए, और जो हमारे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग में हम जो सिलेंडर लगाते हैं वो हमेशा डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है। अब हाइड्रोलिक कंट्रोल का बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिक कंट्रोल हम लोग 3 लीवर्स की सहायता से करते हैं। एक लीवर आता है हमारा पोजीशन कंट्रोल लीवर, दूसरा आता है ड्रैप कंट्रोल लीवर और तीसरा आता है मिक्स कंट्रोल लीवर। ठीक है, अभी हमारा ट्रैक्टर में मिक्स कंट्रोल सिस्टम ज्यादा करके चलता है। ठीक है, अब कैसे? तो सबसे पहले पोजीशन कंट्रोल जो होता है, तो पोजीशन कंट्रोल में कैसे है कि ये जो हमारा पोजीशन कंट्रोल जो लीवर होता है, ये हम कब यूज कर सकते हैं? जिस टाइम पे हमारा सीड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे सीड ड्रिल हम वर्क कर रहे हैं, तो सीड ड्रिल में हमारा तो उस टाइम पे ना तो सीड ड्रिल पे कोई ड्राफ्ट आने वाला है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाला है ज्यादा करके। उसके बाद वहां पे हमारा डेप्थ, बस हमें क्या करना है, डेप्थ वहां पे मेंटेन होना चाहिए। तो डेप्थ मेंटेन करने के लिए हम लोग पोजीशन कंट्रोल लीवर से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज। अब मान लीजिएगा कि ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, जैसे कि आपका जो सरफेस है वो अनइवन सरफेस है, या फिर आपकी जो सॉइल है, सॉइल में कब कितना रेजिस्टेंस आ जाए ये खुद आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि आपकी जो सॉइल है, ये सॉइल बहुत भुरभुरी है, इसमें आप पोजीशन कंट्रोल लीवर से ऑपरेट करोगे तो इम्प्लीमेंट कितना भी नीचे जा सकता है, या फिर ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का यहाँ पे कोई उपयोग मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे या फिर जो आपका आप एक कुछ मेंटेन डेप्थ के साथ सेफली इंप्लीमेंट को चलाना चाहते हो, तो उस तरीके उस टाइम पे हम लोग मिक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हो। अब मिक्स कंट्रोल का कैसे? तो हमें उस टाइम पे पोजीशन कंट्रोल लीवर एंड ड्रैप कंट्रोल लीवर दोनों भी एक साथ ऑपरेट करना होगा। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं, ये हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारे साथ, वो आपको बता देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर प्लेट असेंबली। ठीक है, और सेक्टर प्लेट असेंबली में 3 तरह के लीवर्स होते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल लीवर, और उसके बाद एक फिंगर टिप लीवर, और एक होता है ड्रैप कंट्रोल लीवर। तो ये पोजीशन कंट्रोल लीवर एंड ड्रैप कंट्रोल लीवर बोथ आप यूज करोगे तो ये मिक्स कंट्रोल कहलाता है आपका। अब ये कैसे वर्क करना है, कैसे यूज करना है, आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा अभी। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल सा जो हाइड्रोलिक माना जाता है, सबसे सिंपल जो हाइड्रोलिक माना जाता है वो होता है आइसर का हाइड्रोलिक सिस्टम। तो अभी हम लोग उसी हाइड्रोलिक सिस्टम का हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट देखेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम का फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो रेड कलर शो कर रहा है, ये रेड कलर जो है ये आपका प्रेशराइज ऑयल शो कर रहा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में ऑयल है वो आपका ऑयल फ्लो शो कर रहा है, लेकिन वो विदाउट प्रेशर है। ठीक है, तो अभी ये कैसे वर्क कर रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, कहाँ पे ऑयल कहाँ पे होता है, रिजर्वायर में होता है। रिजर्वायर से ऑयल पंप जो होगा, ऑयल पंप वो सक करेगा। तो यहाँ पे ये ऑयल पंप है, ये रिजर्वायर से ऑयल को सक कर रहा है, और ये सक करेगा कहाँ से, सक्शन स्ट्रेनर से। सक्शन स्ट्रेनर से ऑयल सक करेगा तो यहाँ पे पंप में आएगा, फिर पंप से कहाँ पे जा रहा है, 3 रास्ते में ये बढ़ जा रहा है। एक जा रहा है आपके स्पूल वाल की तरफ। स्पूल वाल क्या है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, मतलब ये ऑयल का फ्लो कुछ किस रास्ते पे भेजना है, ये काम करने का काम यहाँ पे स्पूल वाल कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल की तरफ या फिर स्पूल वाल की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक फ्लो जा रहा है आपका पंप सेफ्टी वाल की तरफ, और ये जो फ्लो जा रहा है ये जा रहा है आपके डिफरेंशियल वाल की तरफ, है ना। तो इसमें सबसे पहले ऑयल कहाँ पे गया, स्पूल वाल की तरफ। तो स्पूल वाल में 1 नंबर के पोर्ट में जा रहा है, लेकिन 1 नंबर के पोर्ट से कनेक्शन और कहाँ पे नहीं है, कहीं पे नहीं जा रहा है, बस यहीं पे 1 नंबर की तरफ आएगा, यहीं पे आने के बाद यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए फिर 2 रास्ते बचे, एक जाएगा पंप सेफ्टी वाल की तरफ। तो पंप सेफ्टी वाल जो है, ये पंप सेफ्टी वाल का काम क्या होता है कि ये पंप को बचाने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ गैलरी में कुछ फंस गया है, गैलरी यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, और 1 नंबर का वॉल जो है आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल ये भी बंद है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल तो यहाँ पे पंप कंटिन्यू देते रहेगा, पंप को रिवोल्यूशन मिल रहा है तो पंप चलते रहेगा, ऑयल कंटिन्यू देते रहेगा। तो यहाँ से आगे ऑयल नहीं पास हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, पंप आपका खराब हो सकता है। पंप के ऊपर प्रेशर आएगा, पंप टूट जाएगा, या फिर कोई गैलरी टूट जाएगी। तो पंप खराब होने से बचने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पंप सेफ्टी वाल देते हैं। पंप सेफ्टी वाल का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो उसी टाइम पे ये पंप सेफ्टी वाल खुलता है। पंप सेफ्टी वाल खुलेगा तो यहाँ से ऑयल जो होता है ये सीधा कहाँ पे गिरेगा आपका, ये गिर जाता है आपके हाइड्रोलिक का जो रिजर्वायर होता है उसी में ये गिर जाता है। तो ये पंप को बचाने के लिए होता है, ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में खुलता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा है, तो ऑयल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से सीधा जा रहा है डिफरेंशियल वाल में। डिफरेंशियल वाल में जा रहा है
तो अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारा क्या है, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट लिफ्ट किया है, क्या फिर इम्प्लीमेंट न्यूट्रल कंडीशन में है, इम्प्लीमेंट को हम लोगों ने 3 पॉइंट लिंकेज को लिफ्ट नहीं किया है, वो नीचे ही है, न्यूट्रल कंडीशन में चल रहा है, या फिर हम लोग लोअर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल कंडीशन में है। तो न्यूट्रल कंडीशन मतलब क्या है कि लोअर सिचुएशन में है, या फिर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट को एक जगह पे लाके छोड़ दिया है। मतलब अभी मान लीजिए कि लोअर कंडीशन में है, जैसे आप लोगों ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोलिक पंप तो स्टार्ट हो गया, लेकिन आप लोगों ने 3 पॉइंट लिंकेज को हाथ नहीं लगाया या फिर लीवर्स को कोई भी ऑपरेट नहीं किया, तो उस कंडीशन में कैसे वर्क कर रहा होगा? तो उस कंडीशन में ऑयल यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आने के बाद डिफरेंशियल वाल्व में जा रहा होगा, और डिफरेंशियल वाल्व में आने के बाद यहाँ से सीधा ये डिफरेंशियल वाल्व खुल जाएगा, यहाँ पे ऑयल आने के बाद ये डिफरेंशियल वाल्व खुल जाएगा, डिफरेंशियल वाल्व खुलते ही यहाँ से सीधा रिटर्न फिल्टर से होते हुए, रिटर्न लाइन फिल्टर से होते हुए ये सीधा कहाँ पे जा रहा है? ये सीधा जा रहा है आपका हाइड्रोलिक रिजर्वायर में। आगे ऑयल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेक वाल्व है, चेक वाल्व जब ज्यादा प्रेशर में खुलता, जब ज्यादा प्रेशर होता है तभी खुलता है चेक वाल्व का। और मान लीजिएगा अगर इसका प्रेशर 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका रहेगा आपका 70 या फिर 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका प्रेशर से इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब ये ही खुल जा रहा है तो ये आगे जाएगा ऑयल, लेकिन यहाँ इससे आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडीशन में इस तरीके से होगा। यहाँ पे 3 पोर्ट्स होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, सबसे सिर्फ 1 नंबर का पोर्ट ओपन होता है, 2 नंबर और 3 नंबर वाले पोर्ट बंद होते हैं आपके। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे है लिफ्टिंग वाला पोजीशन। जैसे आप लोगों ने इंप्लीमेंट लिफ्ट कर दिया, तो उस टाइम पे उतनी देर तक ऑयल कैसे फ्लो करेगा? रिजर्वायर से आएगा, रिजर्वायर से फिर सक्शन, जो सक्शन फिल्टर होगा उससे आएगा हाइड्रोलिक पंप में, हाइड्रोलिक पंप से आने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, ये बंद ही रहेगा, ये नहीं खुल सकता। फिर बाद में जाएगा 1 नंबर वाले पोर्ट में, और एक जा रहा है डिफरेंशियल वाल्व की वजह से, डिफरेंशियल वाल्व के तरफ। तो यहाँ पे हम लोग जब लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट करने के बाद ये जो होता है, ये अंदर की ओर चला जाता है। जैसे ये अंदर की ओर चले जाएगा, तो ये क्या आएगा? 1 नंबर वाला पोर्ट भी ओपन हो जाता है, 2 नंबर वाला पोर्ट भी ओपन हो जाता है। तो जैसे 1 नंबर वाला पोर्ट ओपन है, तो 1 नंबर वाले पोर्ट से ये ऑयल कहाँ जा रहा है? 2 नंबर वाले पोर्ट पे, और 2 नंबर वाले पोर्ट से ये जा रहा है डिफरेंशियल वाल्व के पीछे में। तो डिफरेंशियल वाल्व के पीछे में जैसे जाएगा, तो डिफरेंशियल वाल्व के पीछे की साइड में यहाँ पे स्प्रिंग भी प्रेजेंट है, ऑयल भी प्रेजेंट है। दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ये डिफरेंशियल वाल्व क्या करेगा? ये इसको आगे की ओर कर देगा, और आगे की ओर करने के बाद क्या हो रहा है? अभी इस रास्ते से जाते हैं, इस रास्ते से ऑयल जा रहा है, ये कहाँ पे आएगा? डिफरेंशियल वाल्व के इस कोने में आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल वाल्व के पीछे ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से ये वाल्व यहाँ पे खुल नहीं सकता। यहाँ पे नहीं खुलेगा, तो ऑयल कहाँ पे जा रहा है? सीधा जा रहा है आपके चेक वाल्व में, और चेक वाल्व से ऑयल यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाल्व खुलेगा, और ये वाल्व से यहाँ पे ये लाइन से कहाँ पे जा रहा है? ये स्पूल वाल्व के 3 नंबर की ओर जा रहा है, लेकिन 3 नंबर का आपका पोर्ट अभी बंद है, तो ये जा रहा है सीधा आपका सिलेंडर सेफ्टी वाल्व की तरफ। सिलेंडर सेफ्टी वाल्व से ये भी नहीं खुलेगा, ये सिलेंडर को बचाने के लिए होता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तभी ये खुलता है, ये भी नहीं खुलेगा, तो ये ऑयल सीधा चले जाएगा सिलेंडर में। सिलेंडर में ये पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन को मूव करने का बेल एंड क्रैंक आपकी मूवमेंट होगी उसकी बेल एंड क्रैंक की, और आपके जो लोअर लिंक है वो आपके लिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। तो इसमें क्या है? 1 नंबर और 2 नंबर के पोर्ट ओपन होते हैं, 3 नंबर का पोर्ट आपका बंद होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है आपकी लोअरिंग की कंडीशन। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखा न्यूट्रल वाली कंडीशन, दूसरा देखा लिफ्टिंग वाली कंडीशन, अब तीसरा देखेंगे लोअरिंग वाली कंडीशन। तो लोअर वाली कंडीशन में क्या है कि जो ऑयल यहाँ पे भरा हुआ था, इसी ऑयल को हमें निकालना है बाहर, इस ऑयल को निकालना है, और जो पंप से आ रहा है इस ऑयल को हमें न्यूट्रल कंडीशन की न्यूट्रल करना है। इस ऑयल को मतलब सीधे रिजर्वायर में गिराना है, और इस ऑयल को भी रिजर्वायर में गिराना है। दोनों ऑयल्स को हमें रिजर्वायर में गिराना है। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्लो कैसे बन रहा है। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद 1 नंबर वाला पोर्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? और रिजर्वायर को और बाहर की ओर खींचेंगे। तो जैसे बाहर की ओर खींचेंगे, तो यहाँ पे 1 नंबर वाला पोर्ट ओपन रहेगा, और 3 नंबर वाला पोर्ट ओपन रहेगा। 2 नंबर वाला पोर्ट अभी हमारा क्लोज रहेगा, 1 नंबर और 3 नंबर ओपन है। ठीक है, तो 1 नंबर और 3 नंबर ओपन है, 2 नंबर क्लोज है। तो ऑयल यहाँ से आने के बाद 1 नंबर में जाएगा, 1 नंबर सीधा आपका बंद है, तो यहाँ से आगे डिफरेंशियल वाल्व के पीछे नहीं जा सकता। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाल्व नहीं खुलेगा, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा? ये सीधा डिफरेंशियल वाल्व की ओर जाएगा। डिफरेंशियल वाल्व की ओर जाने की वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल वाल्व के पीछे ऑयल ही नहीं है, तो ये ऑयल नहीं होने की वजह से यहाँ से सीधा ये रिटर्न लाइन फिल्टर से होते हुए ये सीधा रिजर्वायर में गिर गया। मतलब इधर वाला जो न्यूट्रल वाला कंडीशन है, ये ऑयल इधर से सीधा न्यूट्रल में गिर रहा है। अभी इधर वाला जो रैम सिलेंडर में जो ऑयल था, अभी ये कैसे निकल रहा है? तो ये आ रहा है इधर से रिटर्न, इधर से रिटर्न आने के बाद ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व से होते हुए
ये टीटी प्लग से आएगा, मोड सिलेक्टर वाल्व से होते हुए ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है चेक वाल्व की तरफ और दूसरा जा रहा है स्पूल वाल्व की तरफ। लेकिन चेक वाल्व जो होता है ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है या फिर वन डायरेक्शन वाल्व बोल सकते हो इसको। तो ये जो होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑयल का फ्लो करता है। अब इधर से भी जाएगा ये ऑयल, तो ये ऑयल इधर से प्रेशर बनाएगा तो ये बॉल अपनी जगह पे और ज्यादा चिपक जाएगा, तो इधर से ये रिटर्न ऑयल नहीं जा सकता। तो इसके लिए बस एक ही रास्ता बचता है, ये रास्ता है 3 नंबर की ओर। तो इधर से ऑयल आने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये 3 नंबर की ओर जाएगा और 3 नंबर की ओर ये पोर्ट के अंदर इंटर करने के बाद यहाँ से ये जो आपका स्पूल होता है, ये स्पूल थोड़ा खोखला होता है या फिर होलो होता है, तो यहाँ से ये ऑयल जो होता है ये ऑयल सीधा बाहर की ओर या फिर आपके रिजर्वायर में गिर जाता है। तो इस तरीके से आपका आइसर ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक का फ्लो चार्ट या फिर आइसर ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक जो आपका वॉल्स होते हैं, ये सारे वॉल्स इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो होता है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, ये पूरा जो वॉल्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर में इतनी बहुत सारी चीजें होती है। डिस्ट्रीब्यूटर देखने में कितना लगता है, इतना सा लगता है, जितना अपना 1 किलो का वेट होता है उतना भी उसका वेट आएगा। लेकिन इतनी सारी बहुत छोटी छोटी उसमें गैलरीज होती है, बहुत छोटे छोटे उसमें वॉल्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्प्रिंगें निकलती है, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अभी हम लोग यहाँ पे डिसमेंटल व्यू देखते हैं आइसर हाइड्रोलिक का। तो ये डिसमेंटल व्यू में आपको ये आइसर हाइड्रोलिक की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सबसे आप यहाँ से इधर से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले है ये है लिफ्टिंग आर्म्स, जो हमारी 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट होती है, वो होती है लिफ्टिंग आर्म होती है। लिफ्टिंग आर्म ये दोनों साइड में होती है। लिफ्टिंग आर्म के बाद यहाँ पे एक फ्लेंज होती है। ये लिफ्टिंग आर्म यहाँ पे लगी किस में होती है, एक शाफ्ट होती है, हाइड्रोलिक शाफ्ट, है ना। एक हाइड्रोलिक शाफ्ट में ये दोनों लिफ्टिंग आर्म्स लगी होती है और लिफ्टिंग आर्म्स के बाहर ये फ्लेंज लगी होती है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रीदर लगा होता है। ये ब्रीदर लगा होगा आपके जो स्टोर ऑयल स्टोर जहाँ पे करेंगे उसके ऊपर ही ये ब्रीदर आपका लगा होगा। ब्रीदर क्या करता है मैंने पहले ही बता चुका है, ये वेंटिलेशन करने का काम इसमें करते रहता है। उसके बाद इसके बाहर जो होगा ये सर्किट लॉक लगी होंगी ये फ्लेंज के बाहर। उसके बाद है यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड रहेगी, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड और ये आपका सिलेंडर रहेगा। रैम सिलेंडर इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक का जो सिलेंडर होता है उसको रैम सिलेंडर बोलते हैं। रैम सिलेंडर के अंदर ये आपका एक पिस्टन लगा होगा, ठीक है, और पिस्टन के ऊपर ये लगा होगा आपके कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को ऑपरेट, डिस्ट्रीब्यूटर में से एक छोटा सा एक स्पूल वाला को ऑपरेट करने के लिए एक छोटी सी लिंकेज लगी होगी और ये लिंकेजेस को ऑपरेट करने के लिए क्या रहेगा आपका, ये शील्ड असेंबली लगा होगा। शील्ड असेंबली के ऊपर ही आपका जो लिवर्स होंगे वो लगे रहेंगे। तो लिवर जैसे ऑपरेट करोगे तो ये शील्ड असेंबली में ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग्स होगी। ये कनेक्टिंग या फिर मैकेनिकल लिंकेज जो होगी, ये मैकेनिकल लिंकेज में ये दोनों कनेक्ट होंगे और ये दोनों ही इस वाल को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर में से जो कनेक्टिंग निकली है उसको ऑपरेट करने के लिए ये काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर दे सकते हो, ये आइसर हाइड्रोलिक का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर में ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये पंप सेफ्टी वाल इधर से देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये मोड सिलेक्टर वाल होता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे जो पोर्ट्स हैं, ये एक आउटलेट पोर्ट, एक इनलेट पोर्ट ऑयल को अंदर जाने के लिए। उसके बाद ये स्पूल वाल है, इसी से हम लोग जो लिवर्स है, लिवर्स इसी से ऑपरेट करते हैं। लिवर्स को जब ऑपरेट करते हो आप, तो वो जो मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होती है, मैकेनिकल लिंकेज से हम लोग ये स्पूल वाल को ही ऑपरेट करते हैं। नीचे चेक वाल देख पा रहे हो, सिलेंडर सेफ्टी वाल देख पा रहे हो, ये हाइड्रोलिक पिस्टन है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक पिस्टन के ऊपर ये दो स्लाइडिंग रिंग है और एक ग्लाइडिंग रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों स्लाइडिंग रिंग और ग्लाइडिंग रिंग आपका क्या काम करती है, ऑयल को लीक होने से बचाती है। क्योंकि सिलेंडर से ये बाहर ऑयल भी तो आ सकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जहां से हमारा कनेक्टिंग कनेक्ट है। लेकिन ये जब यहाँ पे ये रिंगे होती है तो ये रिंगे ऑयल को बाहर निकलने से बचाती है। ये जो रिंग जब आपका हाइड्रोलिक झटका मार के उठ रहा होगा या फिर 2-2 मिनट में ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन छोटे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो समझ लीजिएगा कि आपकी ये रिंग कटी हुई है। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोलिक सिस्टम अभी काम करता है। अभी हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकल सेशन। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे साथ आज प्रेजेंट है अतुल जी एंड रोहित जी, दोनों दोनों लोग हमारे साथ हैं। आता है रिजर्वायर, ठीक है। तो रिजर्वायर यहाँ लगा होता है। रिजर्वायर रिजर्वायर दो टाइप के। हेलो, जी जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक बीच में आपको दिख रहा है, ये सक्शन स्ट्रेनर है। इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता 110 से 105 माइक्रोन तक हो सकती है। पंप भी ऑयल को फ्लो देना स्टार्ट करेगा,
ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये सक्शन गैलरी हो गई। सक्शन स्ट्रेनर से होते हुए डायरेक्ट कहा जाएगा पंप के इनलेट में कनेक्ट रहेगा। तो पंप के इनलेट में जो कनेक्ट रहेगा, तो ये आपका है पंप का इनलेट। यहाँ से ऑयल सक करेगा। ऑयल सक करने के बाद हमारा ये एक्सटर्नल गेयर टाइप पंप है। ठीक है, इसमें 2 गेयर होते हैं। 2 गेयरों के बीच में फंसकर ऑयल कहा जाता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से आउटलेट का पाइप इधर से निकला है। ठीक है, यहाँ से होते हुए डायरेक्टली प्रेशर बना के कहा जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में। तो यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लगा है। यदि आपका न्यूट्रल में हो ट्रैक्टर, तो डिफरेंशियल वाल्व से कहा जाएगा ऑयल डायरेक्ट रिजर्वायर में ना जाकर डायरेक्ट फिल्टर में जाता है। यहाँ पे फिल्टर होता है और फिल्टर से डायरेक्ट रिजर्वायर में चला जाता है। तो फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन क्षमता इसकी 5 से 10 से 15 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, तो जो आपके सक्शन स्ट्रेनर द्वारा 110 से 105 माइक्रोन तक आपका फिल्ट्रेशन क्षमता थी, उससे भी ज्यादा इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया अभी डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आपका एक एक्सटर्नल सर्किट के लिए यहाँ पे एक पाइप, उसके बाद क्या होता है, ये आपकी सेक्टर असेंबली हो गई, सेक्टर प्लेट। इसमें आपके 3 लीवर दिए होते हैं। एक तो हो गया आपका डीसी और एक तो पीसी। इसको पहचानने के तरीके, डीसी कभी भी छोटा होता है और पीसी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 2 लीवर, एक पीसी मतलब पोजीशन कंट्रोल और डीसी मतलब ड्राफ्ट कंट्रोल। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे 3 पॉइंट लिंकेज का कनेक्शन कैसे होता है। देखिए 3 पॉइंट लिंकेज का कनेक्शन, यहाँ पे ये लिफ्ट आर्म हो गई। ठीक है, ये आपकी लिफ्ट आर्म हो गई, ये लिफ्ट राड हो गए, और ये आपकी स्टेबार, ये आपकी स्टेबार हो गई। ये आपकी 2 लोअर लिंक, और लोअर लिंक को लगे आपका ये ड्राबार पट्टी होती है। ठीक है, तो जैसे हम लीवर को ऑपरेट करते हैं, ये उठना स्टार्ट होती है, जो कि इसका अटैचमेंट ड्राप आर्म के साथ लिफ्ट राड के साथ होती है। ठीक है, चलो हम अभी स्टार्ट करके देखते हैं और कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलेंडर कौन सा होता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है, जो कि एक ही साइड से ऑयल जाता है और एक ही साइड से ऑयल आता है। ठीक है, हम अभी इसको स्टार्ट करके देख रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, ऑयल फ्लो देना चालू हो जाएगा। लेकिन ऑयल फ्लो देना चालू होगा, लेकिन लिफ्ट नहीं उठेगी, क्योंकि हमारे दोनों लीवर न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। और न्यूट्रल में क्या रहेगा, न्यूट्रल में हमारे दोनों लीवर नीचे रहेंगे, और लिफ्ट आर्म भी हमारी नीचे रहेंगी। जैसे हम पीसी लीवर को ऑपरेट करेंगे, तो लिफ्ट, हेलो, जी जी जी, बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ये आवाज क्लियर ठीक है। है, हाँ हाँ। जैसे हम ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, तो ऑयल पंप ऑयल का फ्लो देना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम दोनों लीवर ऑपरेट नहीं करेंगे। यदि डीसी लीवर ऑपरेट करेंगे, तो 90 डिग्री से ऊपर जब लीवर जाएगा, ये 90 डिग्री से डीसी लीवर यहाँ से लेकर यहाँ से जब ऊपर जाएगा, तभी उठना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट सेंसिंग करता है। और ये पीसी लीवर जो है, पीसी लीवर मतलब पोजीशन, जैसे ही हम ऑपरेट करते जाएंगे वैसे ही हमारी लिफ्ट ऊपर उठती जाएंगी। और एक चीज मैंने नहीं बताया, टॉपलिंग सेंसिंग ब्रैकेट मतलब एडीडीसी सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको टॉपलिंग सेंसिंग ब्रैकेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 होले। ठीक है ना, तो ये आपकी फीडबैक राड हो गई, मतलब जो आपका सेंस करेगा ट्रैक्टर, जैसे ही इम्प्लीमेंट लगाते जाएंगे, लगाया होगा, जैसे हम जुताई करते जाएंगे,
तो उसमें इम्प्लीमेंट डेप्थ लेगा, जो कि ड्राफ्ट आएगा टॉप लिंक के द्वारा, तो यहाँ आएगा। तीनों में से अलग अलग सेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर करेगा थोड़ा कम करेगा, यहाँ पे कम, और सबसे ज्यादा नीचे वाली लिंक में करेगा, ठीक है। तो सेंसिंग 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे आपको प्लाव लगाना है, प्लाव बीच में लगा सकते हो या ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि प्लाव में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्ट आता है, तो उसके लिए हम पहला होल या 2 नंबर का होल यूज करते हैं। जैसे कल्टीवेटर हमें लगाना है, तो 1 नंबर का या 2 नंबर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी फीडबैक रॉड हो गई, यहाँ से सेंस कहा जाएगा, डीसी लीवर की जो लिंकेज है उस पर सेंस करेगा और डायरेक्ट स्पूल वाल्व को ऑपरेट करेगा। तो ये आपकी टॉप लिंक सेंसिंग ब्रैकेट हो गई, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करके देखते हैं कौन सा लीवर कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, जो आपकी डिफाइंड लिंकेजेस है अभी दोनों के दोनों नीचे, जैसे हम किसी लीवर को जैसे ऑपरेट करेंगे वैसे वैसे हमें पोजीशन मिलती जाएगी। देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा था किसी लीवर मतलब पोजीशन कंट्रोल। जितनी हमें डेप्थ चाहिए और जो हमारे लिफ्टिंग जैसे ये 90 डिग्री में आएगा, कभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है। और ये जो तीसरा लीवर है हमारा फिंगर टिप लीवर, ठीक है। जैसे ये ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग होने के बाद हम जब खेत में जुताई करने जाते हैं तो इसको पड़ता है, क्योंकि ये इसकी सेटिंग बिगड़ ना जाए इसीलिए, ठीक है। तो इसको लॉक करने के लिए ये यहाँ पे स्क्रू दिया होता है, ठीक है। ओके, हेलो। बीएसटी ट्रैक्टर का हम सारी चीज देखेंगे, सारे कंपोनेंट। तो सबसे पहले पार्ट्स के देखेंगे, सारे पार्ट्स ने दिखाया था। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉमन रिजर्वायर है, ठीक है। इसके अंदर क्या ऑयल है, हमारा हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है वही हाइड्रोलिक ऑयल होता है, ठीक। उसके बाद वो ऑयल है, ऑयल क्या करेगा, ऑयल के नीचे इसके अंदर क्या लगा होगा, यहाँ पर ये क्या है, इनलेट की पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन दिख रही है, ये पाइपलाइन गई है अंदर, ठीक है, यहाँ से अंदर गई है, ठीक। ये पाइपलाइन इसके अंदर गई है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक स्टेनर लगा हुआ है, ठीक। स्टेनर लगा है, स्टेनर से हमारा ऑयल सक होगा, फिल्टर होकर थोड़ा सा प्री फिल्टर होकर के फिर ऑयल यहाँ से इस पाइपलाइन से आएगी अंदर सक होकर के, ठीक। ये पाइपलाइन आ रही है, फिर यहाँ पर है मेन फिल्टर, ठीक है। ये ऑयल फिल्टर है, जो क्या करेगा, पहले स्टेनर क्लीन किया ऑयल को, फिर क्या करेगा, फिल्टर करेगा ऑयल को, ठीक है। फिल्टर करने के बाद ये ऑयल यहाँ से जाएगा यहाँ पर, ये गई हमारे पंप में। ये हमारे देख रहे हैं पंप है, ठीक है। कौन सा पंप है, लाइफ पंप है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन सीधे हमारा किस लगा है, टाइमिंग गियर से। इसका टाइमिंग गियर है, टाइमिंग गियर से सीधा हमारे पंप लगा हुआ है, ठीक है। टेंडर टाइप पंप है, इसमें हमारा स्टीयरिंग का भी है और हाइड्रोलिक का भी है। तो ये हमारा स्टीयरिंग का पंप है, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोलिक का पंप है। दोनों हमारे गियर टाइप पंप है, एक्सटर्नल गियर टाइप पंप, ठीक है। तो ऑयल आया इस पाइपलाइन से, ऑयल ने क्या किया, उसको फ्लो किया पंप ने, ठीक है। पंप फ्लो किया ऑयल को, ऑयल हमारा पंप फ्लो के गया। तो इस पाइपलाइन जा रही है, ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, सीधे दिख रहे हैं, ये सीधे जा रही है सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये सबसे पहले जा रही है हमारे एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। आगे हमारा दिखा दे रहे हैं आपको पहले एक्सटर्नल सर्किट जो है कि जो हमारा टिपिंग ट्रॉली के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे वो इनलेट पाइपलाइन यहाँ से आई हुई है इसके अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर से फिर हो करके अभी हम एक्सटर्नल सर्किट ऑपरेट नहीं किए, एक्सटर्नल सर्किट जैसे टिपिंग ट्रॉली यूज किए हैं, तो ये हमारा मेल और फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ से ऑयल हमारी टिपिंग ट्रॉली में जाती है, टिपिंग ट्रॉली से हमारा ऑपरेट होने के बाद वो ऑयल रिटर्न होकर के इस पाइपलाइन से जाती है, फिर हमारे किस में आती है, हमारे रिजर्वायर में, ठीक है। यदि इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑयल कहाँ जाएगा, यहाँ से होकर के इसी गैलरी में से होकर के ये यहाँ से ये ऑयल हमारा इस पाइपलाइन से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है। यदि टिपिंग ट्रॉली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से जाएगा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में। आप हम देख लेते हैं यहाँ से गया
अब वो ऑयल हम हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं वही पाइपलाइन है, एक तो गई है वहां पर, एक आई है उधर से। ये गई हमारा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है यही, ठीक है, जिसके अंदर सारी गैलरिया बनी हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम सभी सभी वाल में गया, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, लीवर को ऑपरेट करेंगे, लीवर को ऑपरेट होने के बाद स्पूल वाल्व हमारे ऑपरेट होगी, ठीक है। जब स्पूल वाल्व ऑपरेट होगी तो वो ऑयल क्या होगा, गली इंटरनल गली रास्ते से हमारा जाएगा रैम सिलेंडर में, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है। तो रैम सिलेंडर में ऑयल जाएगा, तो रैम सिलेंडर में ऑयल जाएगा, रैम सिलेंडर से हमारा ऑयल जैसे ही जाएगा वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। जो हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो पिस्टन में प्रेशर जनरेट करेगा, तो पिस्टन हमारे पीछे साइड जाएगा। उससे लगा होता है कनेक्टिंग रॉड, तो कनेक्टिंग रॉड भी पीछे जाएगी, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड से लगा होता है बेल क्रैंक, ठीक है। तो बेल क्रैंक लगा होता है, बेल क्रैंक हमारा लगता है हाइड्रोलिक शाफ्ट से। तो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा हाइड्रोलिक शाफ्ट है, हम आपको हाइड्रोलिक शाफ्ट उस साइड दिखा देते हैं। तो वो क्या करेगा, जब कनेक्टिंग रॉड पीछे आएगी तो ऑपरेट करेगी बेल क्रैंक को, ठीक है। तो बेल क्रैंक सीधे लगा होता है हाइड्रोलिक शाफ्ट पर, ये हमारे पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइड्रोलिक शाफ्ट लगी होती है, जिस पर हमारे लिफ्ट आर्म लगे हुए हैं, ये लिफ्ट आर्म और ये लिफ्ट आर्म दो, ठीक है। दोनों लिफ्ट आर्म एक शाफ्ट पर लगी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक शाफ्ट। तो हाइड्रोलिक शाफ्ट पर लगी होती है, तो जब पीछे आएंगे तो इस पर तीत कटे होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, सर ने दिखाए थे। तो तीत कटे होते हैं, तो ये जब पीछे आती है बेल क्रैंक, तो बेल क्रैंक क्या करती है, इस शाफ्ट को मूव कराती है ऐसे, ठीक है। जब ऐसे हमारा मूव करेगा, ये शाफ्ट हमारी ऐसे मूव करेगी, तो ये लिफ्ट आर्म है, ठीक है। ये लिफ्ट आर्म क्या ऊपर से उठेंगे, ठीक है। जब लिफ्ट हमारे ऊपर उठेंगे तो जब लिफ्ट ऊपर गई, ये भी लिफ्ट ऊपर उठा और ये भी लिफ्ट आर्म ऊपर उठे, ठीक है। दोनों लिफ्ट आर्म ऊपर उठे, तो दोनों लिफ्ट आर्म से लगा होता है हमारा, ये हमारा लगी हुई है लिफ्ट रॉड, ठीक है। तो पावर कहाँ है, लिफ्ट रॉड ऊपर उठेगी, तो लिफ्ट रॉड ऊपर उठेगी, लिफ्ट रॉड से लगा होता है हमारा लोअर लिंक, ठीक है। ये हमारे है लोअर लिंकेज है, ठीक है। ये हमारी लोअर लिंक है, तो लोअर लिंक भी यहाँ से ऊपर उठेगी। फिर लोअर लिंक के एंड पॉइंट पर क्या लगा होता है हमारा, यहाँ पर इंप्लीमेंट लगी होती है, सभी ड्रॉपर पट्टी भी लगी हुई है, यहाँ पे इंप्लीमेंट लगा देते हैं, हमारा इंप्लीमेंट यहाँ से ऊपर उठता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरी वर्किंग हो गई, क्लियर है आपको। ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सारे पार्ट्स हमने दिखा दिए हैं। अगला आता है एक हमारा टॉप लिंक, ठीक है। तो ये हमारा टॉप लिंक है, ठीक है। टॉप लिंक का ये रखने के लिए दिखाया जगह पे टॉप लिंक, यहाँ पर टॉप लिंक हमारा कहाँ लगता है, ये पर। यहाँ पे देख रहे हैं सर ने दिखाया जैसे 3 होल्स हैं, जैसा आपको ड्राफ्ट चाहिए उसके अनुसार, यदि सबसे कम ड्राफ्ट चाहिए तो सबसे नीचे वाले होल्स में लगानी है, यदि उससे ज्यादा ड्राफ्ट चाहिए तो इसमें लगानी है, यदि उससे ज्यादा ड्राफ्ट सबसे ज्यादा चाहिए तो इस वाले होल्स में लगाए हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे एडीडीसी है, सेंसिंग रॉड इसके अंदर गई हुई है, जो हमारा ये सेंसिंग प्लेट है, सेंसिंग प्लेट पे ही सेंसिंग प्लेट से हमारे लगी होती है हमारी एडीडीसी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर से लगी होती है सेंसिंग रॉड, सीधे किससे अटैच रहती है, सीधे स्पूल वाल्व से अटैच रहती है, ठीक है। तो जैसे हमारा इंप्लीमेंट जाता है, ट्रैक्टर चलता है, इंप्लीमेंट कहीं फंस गया, ठीक है, सपोर्ट यहाँ इंप्लीमेंट फंस गया, इंप्लीमेंट फंसने से क्या होता है, इंप्लीमेंट ड्राफ्ट आता है, जब इंप्लीमेंट ड्राफ्ट आता है, इंप्लीमेंट हर ऊपर से उठती है ऐसे, ठीक है। जब ऐसे इंप्लीमेंट ऊपर जाती है तो लोड किस पर आते हैं, हमारे टॉप लिंक पर। ये टॉप लिंक हमारा ऐसे पैसे लगा रहता है, तो टॉप लिंक पर रोल आती है। टॉप लिंक क्या करता है, इस प्लेट को अंदर से ढकाता है, ठीक है। इस प्लेट जब अंदर से जाती है तो यहाँ पे इसमें लगी है सेंसिंग रॉड, ठीक है। तो सेंसिंग रॉड भी अंदर जाती है, जब सेंसिंग रॉड अंदर जाती है तो जा करके वो सीधे किसके लगे थे, स्पूल वाल्व से, तो वो सीधे स्पूल वाल्व को ऑपरेट करती है, ठीक है। स्पूल वाल्व हमारी ऑपरेट होती है तो तुरंत हमारा हार्डवेयर ऊपर उठ जाता है, ठीक। जैसे हार्डवेयर ऊपर उठा, इंप्लीमेंट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इंप्लीमेंट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उसका ड्राफ्ट खत्म हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस था वो पीछे से खत्म हो गया। जैसे ही हमारा इंप्लीमेंट ऊपर उठा, फिर आगे जाकर फिर हमारे स्प्रिंग, इसमें रिटर्निंग स्प्रिंग लगी होती है, लोड खत्म हुआ, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। ये हमारे सेंसिंग प्लेट, इसका लोड टॉप लिंक का जो लोड आया था, वो लोड खत्म हो गया, ये अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर हमारा हार्डवेयर सिस्टम अपनी पोजीशन पर इंप्लीमेंट ले लेगा, अपनी डेप्थ ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा एडीडीसी वर्क करता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं टिपिंग ट्रॉली का। तो टिपिंग ट्रॉली के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम टिपिंग ट्रॉली यूज कर रहे हैं तो अभी इसमें टिपिंग ट्रॉली के लिए इसमें स्टकनर सर्किट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, वो ऑयल है यहाँ से, ठीक है, ऑयल यहाँ से आया पंप से, तो हमको टिपिंग ट्रॉली इसके यूज करने के लिए ऐसे, ठीक है, यूज करना है। तो इसको अभी इसको ऐसे, ठीक है, आगे करेंगे, इसमें टिपिंग ट्रॉली का इसमें ऑपरेट किए तो क्या होगा, ये जो गैलरी है जो डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहे थे, वो गैलरी हमारे बंद हो गए, यहाँ से ऑयल जाना बंद हो गया। अब वो ऑयल क्या होगा, यहाँ से ये हमारे इंटरनल गैलरी सीधे, ये जो इनलेट की पाइपलाइन है, इनलेट की ऑयल जो है ये सीधे किस में आएगा, इसमें मेल वाले में, ठीक है। जिससे हमारे इसमें मेल, इसको मेल बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं, तो ये आएगा सीधे मेल वाले में, यहाँ पर लगी होती है। फिर टिपिंग ट्रॉली के लिए हमारा पाइपलाइंस, ठीक है, टिपिंग ट्रॉली का पाइपलाइन, टिपिंग ट्रॉली में हमारा जाएगा सीधे ऑयल,
टिपिंग ट्रॉली को ऑपरेट करेगा, ठीक है। टिपिंग ट्रॉली को ऑपरेट करने के बाद जैसे ही हम इसको ऐसे किया तो जैसे इसको पीछे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यही ऑयल जो ऊपर से आ रहा था वो ऑयल रिटर्न होगा। रिटर्न किससे होगा, फीमेल से। इससे रिटर्न होकर के यहाँ से होते हुए सीधे हमारा क्या जाएगा, अंदर से हमारे यहाँ से होते हुए ये हमारे सीधे यहाँ से रिजर्वायर में चला जाएगा, ठीक है। इसका कनेक्शन सीधे इस वाले पाइपलाइन से होते हैं, यहाँ आप जो दिख रही है इस पाइपलाइन सीधे हमारे रिजर्वायर में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये टिपिंग ट्रॉली का यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा सेक्टर प्लेट देख लेते हैं, उस पर कैसे हमारा पीसी और डीसी लीवर कैसे लगे होते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं, इस पर हमारा 2 लीवर है, एक पीसी लीवर है, एक डीसी लीवर है, ठीक है। इस पर देख रहे हैं पीले वाला कलर जो है इस पर हमारा पीसी लिखा हुआ है, तो ये हमारा पीसी लीवर है, ये हमारा रेड वाला डीसी लीवर है, ठीक है। तो पीसी लीवर क्या है, पोजीशन कंट्रोल लीवर, और डीसी लीवर क्या है, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है। पोजीशन कंट्रोल लीवर का मतलब इस लीवर के द्वारा हम लिफ्ट वालों को किसी भी पोजीशन पर लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डीसी लीवर के द्वारा ऑपरेट करेंगे तो लिफ्ट हमारा थोड़ा सा ऑपरेट हुआ तो लिफ्ट हमारा सबसे ऊपर उठते हुए जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ओके। थोड़ा सा हम पीसी और डीसी लीवर को अच्छे से देख लेते हैं, स्टार्ट कर। हाँ हाँ, बस 1 मिनट, ठीक है, बस हम देख लेते हैं। कौन दिक्कत, स्टार्ट करें ना, स्टार्ट कर देना, स्टार्ट कर दे, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके अब देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। अब हम क्या है, अब हम पीसी लीवर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पंप चलना स्टार्ट होगा, पंप से ऑयल हमारा स्टार्ट हो गया, कहाँ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर में आ रहा है, ठीक है। तब हम पीसी लीवर करें, पीसी लीवर काम करें जिस पोजीशन में चाहे उस पोजीशन में हाइड्रोलिक लीवर को ऑपरेट करेंगे। देखिए पीसी लीवर को हम थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इस साइड हाइड्रोलिक सिस्टम है, थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। जिस पोजीशन पर आए उस पोजीशन पर हम इसको लिफ्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डाउन कर रहे हैं, थोड़ा डाउन होगा, और थोड़ा करें अप डाउन होगा, ठीक है। अप डाउन करेंगे, अप डाउन। तो जिस जिस पोजीशन पर चाहे उस पोजीशन पर हम इस लीवर के द्वारा जिस पोजीशन पर उस पोजीशन पर हाइड्रोलिक लिफ्ट को लिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। अभी डाउन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम यदि आप डीसी लीवर को ऑपरेट करेंगे तो डीसी लीवर से सीधे लिफ्ट सबसे हाई पोजीशन पर होगा। तो देख लेते हैं डीसी लीवर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए लिफ्ट हमारा उठना स्टार्ट हो गए। अब हम उसको छोड़ दिए, लिफ्ट उठती चली जा रही है, ठीक है। सबसे टॉप पोजीशन पे आकर रुके, ठीक है। बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे सबसे टॉप पोजीशन पे आएगी। इसको ऑपरेट करेंगे तो डीसी लीवर को, ठीक है। डाउन करेंगे तो सबसे डाउन पोजीशन, अभी देख लीजिए हम इसको डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डाउन स्टार्ट हो गया। अभी हम इसको छेड़ नहीं रहे, लेकिन वो डाउन होता चला जा रहा है, सबसे लास्ट तक डाउन होगा, ठीक है। तो हम पीसी और डीसी लीवर को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि कैसे हमारा डीसी और पीसी लीवर वर्क करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भैया, धन्यवाद, ठीक है।